सुजानपुर गांव में चरणदास नाम का किसान रहता था। उसका बेटा था रमेश। वो बहुत महत्वाकांक्षी और मेहनती था। साथ में पढ़ने लिखने में भी बहुत होशियार था। रमेश अपनी शिक्षा के माध्यम से अपने परिवार की गरीबी को मिटाना चाहता था। वो अपने शहर के बड़े विश्वविद्यालय में अपनी जगह सुरक्षित करने का सपना देखता था। रमेश पढ़ाई के साथ साथ बहुत दयालु भी था, इसीलिए पूरा गांव उसे बहुत प्यार करता था। इस बार बारिश में फसल का बहुत नुकसान हुआ है और इस कारण कमाई भी बहुत कम हुई है। पता नहीं कैसे गुजारा चलेगा। बापू, आप चिंता मत करो, जल्दी ही मैं पढ़ लिख के कुछ बन जाऊंगा, फिर हमारे भी अच्छे दिन आएंगे। रमेश के बिल्कुल विपरीत था मनोज। वो गांव के मुखिया का बेटा था। उसके पास सब कुछ था, पर फिर भी वो जरा भी रमेश की तरह महत्वाकांक्षी और परिश्रमी नहीं था। अरे दिन भर मटर गश्ती करेगा तो परीक्षा में पास कैसे होगा? ओह पिताजी, इतना पढ़ लिख के मैं क्या करूंगा? मुझे कौन सी नौकरी करनी है? बकवास बंद कर और जाके पढ़ाई कर। विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा नजदीक आ रही थी। रमेश और मनोज दोनों एक ही विश्वविद्यालय की सीट के लिए लक्ष्य बना रहे थे। तेरी तैयारी देखकर मुझे डर है कि तू पास होगा भी या नहीं। सुन, इसलिए मैंने एक दूसरा रास्ता अपनाया है। मैंने परीक्षा के सुपरवाइजर से बात कर ली है और रिश्वत भी दे दी है। हाँ, वो तुझे परीक्षा के दौरान पर्चियां छुपा के ले जाने देंगे और नकल भी करने देंगे। पर उन्होंने ये भी कहा कि ये काम सावधानी से करना होगा। अगर किसी ने देख लिया तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्हें भी खुद की नौकरी बचानी है, समझा? पिताजी। परीक्षा के दिन रमेश अपना पेपर ध्यान से लिख रहा था कि अचानक उसकी नजर उसके आगे वाले बेंच पर बैठे हुए मनोज पर पड़ी। उसने देखा कि मनोज अपने जेब से छोटी छोटी पर्चियां निकालकर उसमें से नकल कर रहा था। रमेश ने हिम्मत जुटाई और तुरंत ही मनोज की ओर इशारा करते हुए कहा, सर देखिए, मनोज कॉपी कर रहा है। मनोज चकित होकर पीछे देखता है। पर्यवेक्षक कुछ बोलने जा ही रहे थे कि अचानक परीक्षा हॉल में इंस्पेक्शन वाले आते हैं। रमेश ने बिना डरे मनोज की बात इंस्पेक्शन वालों को बताई। इंस्पेक्टर मनोज को रंगे हाथ पकड़ लेते हैं और उसी वक्त उसे परीक्षा हॉल से निकाल देते हैं। मनोज रमेश की तरफ गुस्से से देखता है, मैं तुझे देख लूंगा। इस घटना की बात तेजी से पूरे गांव में फैल गई। मनोज के पिताजी गुस्से से तमतमाते हुए रमेश के घर गए और रमेश से कहा, तू अपने आप को समझता क्या है? अरे तुझे क्या जरूरत थी मेरे बेटे की चुगली करने की? चाचा जी, वो बेईमानी कर रहा था। तूने क्या सबको सुधारने का ठेका ले रखा है? तेरी वजह से पूरे गांव में मेरा अपमान हुआ है। मैं इसका बदला जरूर लूंगा। हाँ। इस घटना के बाद रमेश के पिताजी का खेत जो मुखिया के पास गिरवी पड़ा था, वो उनसे छीन लिया गया। लेकिन रमेश और उसके बापू ने बहुत शांति से इस परिस्थिति का सामना किया। रमेश ने अपने घर में ही एक स्कूल खोला और गरीब बच्चों को बहुत कम फीस लेकर पढ़ाने लगा। जिन माँ बाप की परिस्थिति अच्छी नहीं होती थी, उन्हें वो मुफ्त में पढ़ाता था। सारे गांव में उनकी वाहवाही होने लगी थी। मुखिया को जब इस बात का पता चला तो उसने गांव वालों को अपने घर बुलाया। भजनलाल, सेवक राम और 4-5 और लोग मुखिया जी के घर आए। अरे तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे दुश्मन के स्कूल में अपने बच्चों को भेजने की? अरे मुखिया जी, रमेश हमारे बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ाता है और हम में से कई लोग से तो वो पैसे भी नहीं लेता है। अरे मेरे खिलाफ जाओगे तो अच्छा नहीं होगा। हाँ। अरे रमेश बहुत ही नेक लड़का है मुखिया जी, ईमानदारी से काम कर रहा है। वो हम गरीबों की मदद कर रहा है। हमें माफ करना, पर हम सब उसके साथ हैं और रहेंगे भी। बाकी सब भी भजनलाल की बात से सहमत होते हैं और कहते हैं, हाँ, हम सब उसके साथ, सब उसके साथ है। सब वहां से चले जाते हैं। मुखिया हक्का बक्का रह जाता है। रमेश के चर्चे इस गांव के साथ साथ आसपास के गांव में भी फैल गए। आसपास के गांव के बच्चे भी पढ़ने के लिए रमेश के पास आने लगे। इतना ही नहीं, रमेश बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी शिक्षित करने लगा था। ऐसे बहुत से किसान जो अनपढ़ थे, वो भी रमेश से शिक्षा लेने लगे थे।
रमेश चाहता था कि उसके गांव का कोई भी व्यक्ति अनपढ़ न रहे। मुखिया अकेले बैठा हुआ था। इतने में एक बड़ी सी गाड़ी आई और उसमें से एक सरकारी अफसर उतरा। अरे मुखिया जी मुबारक हो जी। वो आपके गांव का लड़का जो है ना रमेश, उसे अपने गांव को शिक्षित करने का प्रयास करने के लिए सरकार की तरफ से पुरस्कार दिया जा रहा है। इस शुक्रवार एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित होगा जिसके मुख्य अतिथि आप होंगे और उसे आप ही के हाथों से अवार्ड दिया जाएगा। जी हाँ। लेकिन मेरे हाथों से क्यों? इतने में मनोज आता है। अरे पिताजी, मुझे खबर मिली है कि रमेश खुद चाहता है कि आप ही उसे अपने हाथों से अवार्ड दें। उसका कहना है कि आपके वजह से ही वो आज इस पुरस्कार का हकदार हुआ है। मुखिया की आंखें खुली की खुली रह गई। अफसर के जाने के बाद मनोज अपने पिताजी से कहता है, अरे पिताजी, रमेश विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा में पास हो गया है। अरे वो तो पास होने ही वाला था, लेकिन उसके नेक कर्मों ने मेरी आंखें खोल दी। आज रमेश की वजह से मेरा छोटा सा गांव सारे भारत में पहचाना जा रहा है। गांव वालों को शिक्षा प्रदान करने का जो नेक कदम उसने उठाया है वो काबिले तारीफ है। मुझे एहसास हो गया है कि मैंने तुम्हें जीवन में आसान रास्ता दिखाकर बेईमानी करने का सुझाव देकर तुम्हारे साथ कितना अन्याय किया है। बेटा, मुझे माफ कर दे। पिताजी, आपको मुझसे नहीं पर हमें रमेश से माफी मांगनी चाहिए। बेटा, तू सही कह रहा है। चल अभी चलते हैं रमेश के घर। बेटा रमेश, मैंने बहुत से पाप किए हैं। मैं उसका प्रायश्चित करना चाहता हूं बेटा। मैंने जो खेत तुमसे छीन लिए थे वो मैं तुम्हें वापस करता हूं। मुझे माफ कर देना बेटा। आज तुम्हारी मेहनत से गांव के सब लड़के शिक्षित हो गए हैं, पर एक मेरा ही लड़का है जो पीछे रह गया है। अरे चाचा जी, ऐसा मत कहिए और आप चिंता मत कीजिए। आज से मैं खुद मनोज को पढ़ाऊंगा। हाँ, और देखना अगले साल वो जरूर विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा में बैठेगा और बिना नकल किए परीक्षा में सफल भी होगा। ये मेरा वादा है आपसे। मुखिया खुशी से रो पड़ता है। बेटा, तुम युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा हो। मुझे गर्व है कि तुम मेरे गांव के लड़के हो। मनोज और रमेश गले मिलते हैं। ये कहानी एक स्थायी संदेश देती है कि बेईमानी से प्राप्त हुई सफलता अल्पकालिक और खोखली होती है। सच्ची उपलब्धि कड़ी मेहनत, ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के मार्ग से ही मिलती है।